नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के बारे में, जिसमें मेनली हम ये चर्चा करेंगे कि क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ में है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने वाली कंट्रीज़ पर निगरानी रखती है, उसका एक प्लीनरी सेशन स्टार्ट हुआ है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के अंदर, और ये सेशन चलेगा जून 17 तक। अगर मैं आपको FATF प्लीनरी के बारे में बताऊं तो ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है FATF की, जिसकी मीटिंग हर साल में 3 बार होती है। तो पाकिस्तान के स्टेटस की अगर बात करें तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 से बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुका है, लेकिन जून 2018 से ये लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि FATF क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट क्या है और पाकिस्तान क्यों इसकी ग्रे लिस्ट में आया हुआ है, और अगर कोई कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उसे क्या क्या प्रभाव होते हैं उस कंट्री के ऊपर, उसकी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और यदि कोई कंट्री ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहती है तो उसे क्या करना होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बर्लिन, रोम, जिनेवा, पेरिस। इसका सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे हमारे वीडियोस के, साथ में फ्री PDF मिलेंगे और क्विजेज़ भी मिलेंगी। तो यहां पर आप फ्री में अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं बाय प्लेइंग द क्विजेज़ ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग FJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्विजेस मिल जाएंगी, हमारी वीडियोस के PDF मिलेंगे, इसके अलावा फ्री वीडियोस मिलेंगे आपको और मॉक टेस्ट भी करने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाइए, MJT सर्च कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन चीज़ों का फ्री में फ़ायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दैट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीकिंग टू प्रिवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स दैट एड टेररिज्म। तो FATF ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, जो टेररिज्म होते हैं, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए अपने एक्शंस को लेती है। यदि हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो FATF एक ऐसी बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने वाली कंट्रीज़ पर निगरानी रखती है, उनके खिलाफ आवश्यक एक्शन लेती है। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में बाय ए G7 समिट इन पेरिस। तो जब इनिशियली इसको बनाया गया था तब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। लेकिन जब 9/11 के अटैक्स हुए तब उसके बाद अक्टूबर 2001 में FATF ने अपना दायरा बढ़ाया और इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। यानी कि अब जो कंट्रीज़ टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं और उन्हें फाइनेंशियल एड प्रदान करती हैं, ऐसे देशों पर निगरानी रखी जाए, उनके खिलाफ आवश्यक एक्शन लेने की ज़रूरत इनको महसूस हुई, जिसके कारण से इन्होंने इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग का शब्द ऐड कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2012 में एक चीज़ और ऐड करी गई, इसके ऑब्जेक्टिव में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी ऐड कर लिया गया। अब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से मतलब है कि ऐसे हथियार जो एक बहुत बड़े लेवल पर, एक बड़ी स्केल पर ये तबाही मचा सकते हैं। इनमें हमारे जो मेनली आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और भी कई ऐसे हथियार जो कि एक बड़ी स्केल पर बहुत भयंकर ही तबाही मचा सकते हैं। ऐसे हथियारों के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। द FATF करेंटली कंप्राइजेज 37 मेंबर्स। तो करेंटली इसमें 37 कंट्रीज़ शामिल हैं, जिनमें से 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसे हम GCC कहते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने FATF को 2010 में ज्वाइन किया था और 2010 से इंडिया लगातार FATF का मेंबर बना हुआ है। इंडिया ने इसके कुछ रीजनल पार्टनर्स को भी ज्वाइन किया है, जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप APG एंड द यूरेशियन ग्रुप EAG। और पाकिस्तान हमेशा ये आर्ग्यूमेंट करता रहता है कि FATF के अंदर इंडिया उन्हें मोटिवेट करता है जिससे कि वो हमारे खिलाफ एक्शन लेते हैं, उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन ये हमेशा ही अनसक्सेसफुल रहता है और इसकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता है। तो पाकिस्तान इस तरह के आर्गूमेंट करता ही रहता है।
अब हम जान लेते हैं FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में। ग्रे लिस्ट क्या है? तो दोस्तों FATF की दो लिस्ट हैं, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसी लिस्ट है जिसमें ऐसी कंट्रीज़ शामिल हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाती है, जिनमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो ऐसी कंट्रीज़ पर ज़्यादा निगरानी करी जाती है, जिसके कारण से इन कंट्रीज़ को या फिर इस लिस्ट को कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग इंक्रीज़ कर दी जाती है, उन पर निगरानी और ज़्यादा बढ़ाई जाती है। तो ग्रे लिस्ट को कहा जाता है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट। तो FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर 23 कंट्रीज़ शामिल हैं, जिनमें कुछ कंट्रीज़ की जो नाम है यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सूडान, युगांडा एंड यमन। तो ये सभी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोक नहीं पाई हैं और इन पर इंक्रीज़ कर दी गई है, इनकी मॉनिटरिंग इंक्रीज़ कर दी गई है, इन पर ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है। तो ये सभी कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट के अंदर इसीलिए आई हैं क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को सपोर्ट किया है, उसे रोका नहीं है और ये ग्लोबल वॉच लिस्ट पर हैं। इन्हें देखा जा रहा है, इनकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें थी FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में। अब हम जान लेते हैं यदि कोई कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहती है तो उसे क्या करना होगा। तो दोस्तों FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि उसे उन चीज़ों को उसे बंद करवाना होगा जिनके कारण से उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। उसे इनकी सहायता करने की बजाय उसे इनको रोकना होगा और इनके खिलाफ पर्याप्त एक्शन लेने होंगे जिससे कि उसे बाहर निकाला जा सके। और उसे ये सब करने के लिए बताएगी FATF उसे कुछ रिकमेंडेशन देगी, जिसे यदि वो फॉलो करती है और यदि FATF उससे सेटिस्फाई है कि ये इन चीज़ों पर सही चल रही है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग तो इन पर लगातार करती है क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में है, और यदि FATF सेटिस्फाई हो जाती है तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। रिसेंटली जिम्बाब्वे को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। इससे पहले बोत्सवाना और मॉरिशस, इन्हें भी FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला था, क्योंकि FATF को ये विश्वास हो गया था कि अब ये कंट्रीज़ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट नहीं करती हैं, बजाय उसके उसे ये रोकती हैं। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का क्या इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान को सबसे पहली बार 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे निकाला गया और 2012 से 2015 के बीच में ये फिर से दूसरी बार FATF की ग्रे लिस्ट में आया, लेकिन उसके बाद भी ये ग्रे लिस्ट से बाहर आया और 2018 से ये लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो अब हमें देखना ये है कि क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएगा या नहीं। 17 जून को इसकी मीटिंग ख़त्म होने वाली है, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। इसके बाद अब हम ये बात कर लेते हैं कि यदि कोई कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान उसे यही है कि उसका इंटरनेशनल लोन मिलना बंद हो जाएगा, कोई भी कंट्री उसे लोन देना पसंद नहीं करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू एन इस्लामाबाद बेस्ड वर्किंग पेपर तबदलाव, इसके अनुसार अगर हम देखें तो 2008 से 2019 के बीच में ये वो समय है जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था और उससे बहुत ही कम समय के लिए वो बाहर निकला है। लगातार 11 वर्षों तक वो FATF की ग्रे लिस्ट में बना ही था। तो इस समयकाल के बीच में पाकिस्तान की GDP को लगभग 38 मिलियन US$ का नुकसान हो सकता है, ऐसा कहना है एक इस्लामाबाद बेस्ड पेपर तबदलाव का। इसके अलावा दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो विभिन्न कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करती हैं। एक कोटा बेसिस पर करती है, एक टैरिफ बेसिस पर करती है। तो ये दोनों ही FATF के साथ में मिलकर काम करती हैं एज एन ऑब्जर्वर्स। तो ये ऑब्जर्व कर रही होती हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं जो ग्रे लिस्ट में शामिल हैं, ये किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही हैं ऑन काउंटरिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये दोनों संस्थाएँ भी उस कंट्री को लोन देना बंद कर देती हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने IMF से लोन की गुहार लगाई थी, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया था। तो इस तरह से उसे इंटरनेशनली कहीं से भी लोन नहीं मिलता है। इवन दो कुछ एक्सेप्शंस हैं, यदि उसके कुछ अच्छे खासी मित्र हों तो वो उसे लोन दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और चाइना ने इस दौरान कई बार लोन दिया है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है इस ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं FATF की ब्लैक लिस्ट के बारे में। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐसी कंट्रीज शामिल होती हैं जो कि टेरर फंडिंग करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, और ये कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब एकदम से एक्सट्रीम लेवल का उन्हें सपोर्ट प्रदान करती हैं।
जो इन्हें कहते हैं हम नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज़, मतलब इनके साथ में कोई कोऑपरेट नहीं किया जा सकता है। जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में हैं वो थोड़ी मॉडरेट लेवल की होती हैं, लेकिन जो ब्लैक लिस्ट में हैं इनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ कहते हैं। इनके साथ में कोई समझौता नहीं होता है, इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जो FATF है वो ब्लैक लिस्ट को लगातार उसे रिफ़्रेश करती रहती है, उसमें कई सारी कंट्रीज़ को ऐड करती रहती है और किसी किसी को वो हटाती भी रहती है। इसमें करंटली 14 कंट्रीज शामिल हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री है जिसका जो तानाशाह है किम जोंग उन, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और ये कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर आती है। अब इसके बाद वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा। तो जो FATF है उसका हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इसके अलावा ये जो और ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे जिनेवा ये स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है, रोम इटली की कैपिटल है और बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका हेडक्वार्टर हमें पेरिस के अंदर देखने को मिलता है, जो फ्रांस की कैपिटल है। इसके अलावा पेरिस के अंदर हमें एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। यदि आप उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे क्या होगा कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, और यदि वीडियो आपको सही नहीं लगी होगी तो उसमें सुधार करने का मौका हमें मिलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप अभी तक इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट पाएंगे हमारी वीडियोस के। यहाँ पर फ्री PDFs आपको मिल जाएंगे, फ्री क्विजेज़ भी खेलने को मिलेंगी, और इससे आपकी नॉलेज में और निखार आएगा। इसके अलावा आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स ऑन द प्ले स्टोर। तो यहाँ पर आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।